नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल VPS एजुकेशन में। आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की जनजातियों के बारे में। तो चलिए देर किस बात की, सबसे पहले फटाफट अपना कॉपी पेन निकालिए और चीज़ों को मेरे साथ लिखना शुरू कर दीजिए। उत्तर प्रदेश यानी जिसको हम यूपी बोलते हैं, यूपी की जनजातियाँ, उत्तर प्रदेश की जनजातियां। तो सबसे पहला प्रश्न तो हमारा ये बनता है कि उत्तर प्रदेश का वह कौन सा जिला है जहां पर सबसे ज्यादा जनजातियां पाई जाती हैं, या जिस जिले में जनजातियों की संख्या सर्वाधिक है। ठीक है, तो हम लिखेंगे सर्वाधिक जनजाति वाले जिले यूपी में हम बात कर रहे हैं। तो पहले स्थान पर आता है आपका सोनभद्र, और सोनभद्र के बाद आता है आपका बलिया, और बलिया के बाद आता है देवरिया, बलिया के बाद आता है देवरिया। तो आपने याद रखना है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जो जनजातियां पाई जाती हैं सोनभद्र, बलिया और देवरिया। अब कभी कभी यहाँ से प्रश्न आता है कि प्रतिशत के आधार पर सबसे ज्यादा जनजाति उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में पाई जाती है। तो ये जो सोनभद्र है इसी में हम बोल सकते हैं प्रतिशत के आधार पर भी यही सबसे ज्यादा पाई जाती है। अब ये तो था सर्वाधिक। हम बात करते हैं न्यूनतम जनजाति वाला क्षेत्र, यानी न्यूनतम जनजाति वाला क्षेत्र कह दीजिए या जिला कह दीजिए कि सबसे कम जनजातियां कहां पर पाई जाती हैं। ठीक है, तो आपका आया था बागपत, कन्नौज और बदायूं, यानी बागपत में सबसे कम पाई जाती हैं। इसके बाद आ जाता है आपका कन्नौज, और इसके बाद आ जाता है बदायूं। ठीक है, तो दो विशेष रूप से आपने ये पॉइंट याद रखने हैं कि सबसे ज्यादा जनजातियां सोनभद्र में और सबसे कम जनजातियां बागपत में पाई जाती हैं उत्तर प्रदेश के संदर्भ में। अब एक प्रश्न ये भी बन जाता है कि उत्तर प्रदेश का वह कौन सा जिला है जहां पर एक भी जनजाति नहीं पाई जाती है। तो उस जिले की यदि हम बात करें तो एक नहीं बल्कि दो हैं। एक है आपका अयोध्या और दूसरा आपका जालौर, यानी अयोध्या प्लस जालौर, इन दोनों जिले में एक भी जनजाति नहीं पाई जाती है, उत्तर प्रदेश का वह कौन सा जिला है जहां पर कोई भी जनजाति निवास नहीं करती है? अयोध्या और जालौर। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद चलते हैं आगे। चलिए आगे हम बात करते हैं। प्रश्न ये आता है कि उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजातियां, उत्तर प्रदेश में जो जनजातियां हैं उनका लिंगानुपात कितना है। तो लिख लीजिए, यूपी में जनजातियों का लिंगानुपात। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं आती हैं। तो लिंगानुपात की यदि हम बात करें तो 951 है। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि उत्तर प्रदेश में जनजातियों का लिंगानुपात कितना है? 951। इसके बाद यदि हम बात करें तो भारतीय संविधान का एक आर्टिकल है 342, यानी अनुच्छेद 342 के अनुसार, या ऐसा की दीजिए कि ये भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 342 है, इसकी यदि हम बात करें तो ये सीधा सीधा रिप्रेजेंट करता है भारतीय अनुसूचित जनजातियों को। ठीक है, जनजातियों को। अब यहाँ से प्रश्न ये बनता है कि हमारा जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 342 है, इसमें कितनी जनजातियों को जगह दी गई। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की, तो 2003 से पहले 2 जनजातियां थी। 2003 से पहले उत्तर प्रदेश की 2 जनजाति थी, और उन दोनों जनजातियों की यदि हम बात करें तो एक का नाम आता है थारू और दूसरी का नाम आता है बुक्सा। नंबर 1 थारू और नंबर 2 बुक्सा। लेकिन आगे क्या हुआ कि 2003 के बाद, ठीक है, तब से 2003 के बाद
2003 के बाद यदि हम बात करें या हम बात करें कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कितनी जनजातियां हैं, तो 12, यानी पहले 10 और फिर वो, यानी 10 बाद में जोड़ी गई थी, 2 पहले थी, तो 12। हम कह सकते हैं वर्तमान में जनजातियों की संख्या यूपी में कितनी है, 12 है। ये आपने याद रखना है कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान में जनजातियों की संख्या कितनी है, 12। ठीक है, पहले 10 जोड़ी गई, मतलब पहले 2 थी और बाद में 10 जोड़ दी गई। ठीक है, अब यदि हम बात करें तो हम बात करेंगे कि एक एक जनजाति के बारे में कि कौन सी जनजाति और किसकी क्या विशेषता है। जैसे हम बात करते हैं, सबसे पहले एक तो प्रश्न आता है कि यूपी में सर्वाधिक जनजाति कौन सी है। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजाति की यदि हम बात करें, कौन सी सबसे ज्यादा जनसंख्या वाली जनजाति है, तो वो है आपकी थारू। ठीक है, थारू जनजाति की संख्या यानी जनसंख्या सबसे अधिक है। और हम बात करते हैं न्यूनतम जनसंख्या जो है वो जनसंख्या ये दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है देखो, बनरावत। ठीक है, तो दोस्तों जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ी जो जनजाति है उत्तर प्रदेश की वो है थारू, और जनसंख्या के आधार पर सबसे कम जो जनसंख्या है उसका नाम है बनरावत। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद हम एक एक जनजाति को लेकर के चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं थारू जनजाति के बारे में। तो सबसे पहले प्रश्न ये आता है कि थारू जनजाति जो है इनका कद कैसा होता है, मुंह कैसा होता है, यानी चेहरा कैसा होता है। ठीक है ना, तो सबसे पहले यदि हम बात करें तो इनका कद जो है वो छोटा होता है। और यदि हम बात करें मुंह की, तो मुंह इनका ऐसे बोल सकते हैं चपटा, या फिर सीधा सीधा हम बोल सकते हैं चपटे के स्थान पर चौड़ा बोल सकते हैं कि इनका जो मुंह होता है वो कैसा होता है, चौड़ा होता है। आगे इनका जो वंश है ये किस वंश से है, तो किरात वंश से है थारू जनजाति। और इनकी जो चमड़ी होती है वो पीली होती है भैया, कैसी होती है, पीली होती है। आगे निवास, तो जो यूपी का तराई क्षेत्र है वहां पर ये निवास करते हैं। ठीक है, सीधा सीधा आपका प्रश्न पूछ लेगा, यूपी के तराई क्षेत्र में इनका निवास है। और यदि हम बात करें यहाँ से, तो इनका जो परिवार है वो कैसा है, संयुक्त परिवार है, मतलब सभी लोग रहते हैं, जैसे दादा दादी, चाचा चाची, पापा मम्मी, भाई बहन सभी। तो इसको बोलेंगे हम संयुक्त परिवार है। कैसा परिवार है, संयुक्त। और सत्ता जो है यहाँ पर माता को पिता से अधिक दर्जा दिया जाता है, इसलिए हम बोलेंगे कि मातृ सत्ता। ठीक है, मातृ सत्ता का परिवार है इनका। भोजन की यदि हम बात करें तो मुख्य जो भोज्य पदार्थ है इनका वो चावल है। और ये किस धर्म को अपनाते हैं, जो हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म को मानने वाले हैं। पुरुष जो है सर पर चोटी या बोल सकते हैं टोपी पहना करते हैं। ठीक है, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद चलते हैं हम आगे। आगे हम बात करते हैं कि जो थारू जनजाति है, इस थारू जनजाति में दहेज लेना है कि नहीं है। तो देखिए थारू जनजाति में दहेज नहीं दिया जाता है, मतलब ये प्रचलन में नहीं है। ठीक है, और यदि हम बात करें दहेज लेना देखिए वैसे तो लेना नहीं चाहिए, जिसने हम बात करें कि जिसने अपनी बेटी दे दी उसने सब कुछ दे दिया, पर ये सबके अपने अपने विचार हैं, अपनी मंत्राएं हैं। क्या कह सकते हैं कि जो थारू जनजाति है यहाँ पर दहेज नहीं दिया जाता है। फिर प्रश्न उठता है कि भैया थारू जनजाति में विधवा विवाह को लेकर के क्या प्रावधान है। तो विधवा विवाह प्रचलन में है, अर्थात यदि कोई महिला, कोई लड़की विधवा हो जाती है तो उसकी दूसरी शादी कर दी जाती है। तो विधवा विवाह प्रचलन में है। आगे हम बात करते हैं जो विधवा विवाह है
विधवा विवाह के समय जो भी व्यक्ति होते हैं, बारात कहते हैं, कुछ भी कहते हैं, उनको जो भोजन खिलाया जाता है तो उस भोजन को कहते हैं लठ भरवा भोज। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये कई बार पूछा है कि जो विधवा विवाह भोजन है थारू जनजाति का, उसे क्या कहा जाता है? लठ भरवा भोज। ध्यान में रख। और स्थान क्षेत्र, यानी ये जो थारू जनजाति है उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिलों में निवास करती है? महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती और बहराइच और खीरी। खीरी से मतलब है लखीमपुर खीरी। आगे हम बात कर रहे हैं पीलीभीत। ठीक है, तो बहराइच, लखीमपुर खीरी, श्रावस्ती, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, पीलीभीत। ठीक है ना, इन जिलों में थारू जनजाति निवास करती है। अच्छे, विश्वास यानी जो प्रेत आत्मा होती है या भूत प्रेत होते हैं, इनमें ये विश्वास रखते हैं। कह सकते हैं हम प्रेत आत्मा या भूत प्रेत, इनमें ये विश्वास रखते हैं। मतलब इनका ऐसा मानना है कि जो भूत प्रेत होते हैं, प्रेत आत्माएं हैं, वो होती हैं। आगे कर रहे हैं पूजा, तो ये पूजा करते हैं शिवलिंग की पूजा करते हैं। ठीक है, आगे बात कर रहे हैं शोक। तो ये प्रश्न कई बार आया है कि वह कौन सी जनजाति है या वह कौन लोग हैं जो दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं? तो थारू जनजाति के लोग दीपावली को, ठीक है ना, दीपावली को शोक के रूप में, शोक मतलब दुख, यानी दुख के रूप में मनाते हैं। अच्छा, इनकी अर्थव्यवस्था की यदि हम बात करते हैं तो इनकी अर्थव्यवस्था है जैसे धान, लकड़ी काटना या फूल फल जड़ी बूटी। ठीक है ना, यानी धान की खेती जो होती है ना, यानी कृषि, लकड़ी काटना। आगे हम बात करें कि जो थारू जनजाति है, इनकी शिक्षा के लिए क्या है? तो थारू जनजाति के लोगों की शिक्षा के लिए एक महाविद्यालय है जो आपका लखीमपुर खीरी में स्थित है। ठीक है ना, महाविद्यालय, ये महाविद्यालय कहाँ पर है? लखीमपुर खीरी में। ठीक है, तो दोस्तों उत्तर प्रदेश की जनजातियों से संबंधित आज हमने जितनी बातें करी हैं वो लगभग हमने आधा पार्ट कवर कर लिया है। अगली जो जनजातियों की हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जिसके पार्ट 2 में बात करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह, कल फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए एकदम शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद रहिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।